आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि एएनएम के बारे में क्या होता है। ठीक है, 12th के बाद बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा स्कोप लेना है, कोर्स लेना है, कहाँ एडमिशन लेना है। ठीक है, तो 12th करने के बाद लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है। तो आज हम लोग वही एक सब्जेक्ट देखते हैं, नर्सिंग के बारे में। नर्सिंग में भी आपका बहुत सारा चीज आता है, एएनएम आता है, जीएनएम आता है, बीएससी नर्सिंग आता है। उसके बाद फिर अगर हायर स्टडी करिएगा तो पोस्ट बेसिक आएगा, मास्टर्स डिग्री आता है, पीएचडी डिग्री आता है। तो हम लोग आज बेसिक से शुरू करते हैं कि नर्सिंग में जो सबसे बेसिक डिग्री होता है, जो हम लोग अंडर ग्रेजुएट डिग्री जिसको बोलते हैं, यूजी डिग्री, उसमें कौन कौन सा कोर्सेस आते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं एएनएम के बारे में। एएनएम क्या होता है, उसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसको एडमिशन लेने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसे एग्जाम होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, करने एएनएम करने के बाद हम लोग कहाँ जॉब कर सकते हैं, जॉब करेंगे तो किसका कितना सैलरी होगा, कौन कौन सा गवर्नमेंट जॉब होता है, कौन सा प्राइवेट जॉब होगा, हर चीज आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एएनएम से शुरू करते हैं कि एएनएम होता क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। हिंदी में और इंग्लिश में हम लोग दोनों चीज में आज वीडियो देखेंगे कि एएनएम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एएनएम का फुल फॉर्म। तो एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहायक नर्स मिडवाइफरी। तो एएनएम जो होता है मिडवाइफरी, मिडवाइफरी का मतलब ही होता है तुम्हारा आपका जो मिडवाइफ, मतलब जो मेनली जो डिलीवरी से रिलेटेड जो नर्सेस काम करते हैं, डिलीवरी करवाने में जो हेल्प करते हैं, उन लोग को हम लोग मिडवाइफरी कहते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग देखेंगे एएनएम। एएनएम का मतलब ही वही हुआ। तो जो गांव में देखोगे कोई कोई आशा लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक है, कोई दाइमा जिसको बोला जाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी रखा जाता है, ट्रेंड दाई जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो सारे चीज हम लोग का एएनएम कोर्स में ही आता है। ठीक है, तो एएनएम के बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एएनएम क्या है। तो एएनएम आपका 12th स्टैंडर्ड के बाद मेडिकल नर्सिंग कोर्स होता है, जो हम लोग कब करेंगे, 12th का इंटरमीडिएट, इंटर पास कर लिया है बच्चा, उसके बाद हम लोग 12th स्टैंडर्ड के बाद होता है ये कोर्स। ठीक है, और उसको मेडिकल और नर्सिंग दोनों फील्ड का है। ठीक है, बस नर्सिंग ही नहीं होता है, बस नर्सिंग का पढ़ाई नहीं होगा, आपको मेडिकल का भी हर जानकारी दिया जाएगा। तो जो भी चीज आपको पढ़ाया जाएगा मेडिकल से रिलेटेड भी रहेगा, प्लस नर्सिंग से भी रिलेटेड, दोनों चीज से रिलेटेड चीज पढ़ाते हैं हम लोग। और ये कोर्स, ये चीज याद रखना है कि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं होता है। एएनएम का कोर्स सिर्फ लड़कियों के लिए। अगर आप जीएनएम कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग करिएगा, तो वो आपको एएनएम ये लड़कों और लड़की दोनों के लिए होगा। लेकिन जो एएनएम का कोर्स होता है, मिडवाइफरी का जो कोर्स होता है, वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही होता है, लड़कियों के लिए ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें एडमिशन लेने के लिए हम लोग का क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, हम लोग को कितना चीज हमारे पास होना चाहिए, तब जाके हमें एएनएम में एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहला है कि मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट। सबसे पहला आपका मिनिमम क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आपका 10+2, बोले इंटर के बाद का कोर्स है तो आपका 10+2 तो होना ही चाहिए। तो 10+2 आपका कोई भी स्ट्रीम में, जरूरी नहीं है कि बस साइंस वाले बच्चे ही एएनएम कर सकते हैं, नहीं, आपका आर्ट्स में, मैथ में, फिजिक्स में, किसी भी चीज में अगर आपके पास 10+2 का डिग्री है, इंटर का डिग्री है, तो आप एएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। आपको उसके लिए नहीं सोचना है कि बायो नहीं है मेरे पास, साइंस नहीं है मेरे पास, तो हम नहीं कर सकते एएनएम, नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई भी स्ट्रीम में कहीं से भी आपको पास आउट 10+2 का पास आउट होना चाहिए। प्लस आपके पास कोई भी पास्ट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जरूरी नहीं है बस बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से अगर आपने 10+2 किया है, कोई भी सेंट्रल बोर्ड से आपने 10+2 किया है, तो हर बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से अगर आपका रहे, फिर चाहे आपका रेगुलर कोर्स रहे या डिस्टेंस कोर्स रहे, जरूरी नहीं है कि आपका इंटरमीडिएट रेगुलर है, डेली क्लास कर रहे हैं तभी, नहीं, अगर आप इंटरमीडिएट का डिग्री आपका डिस्टेंस कोर्स से भी है, तब भी आप एएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसको एडमिशन लेने के लिए बस आपको 10+2 होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि अगर हम कॉलेज को चुन रहे हैं कि कौन सा कॉलेज में अगर हम एडमिशन ले रहे हैं, तो कॉलेज के बारे में हम क्या क्या देखेंगे। ठीक है, कोई भी अगर हम नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हम लोग को कॉलेज चुनने में भी दिक्कत होता है कि बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज है, तो कौन सा कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है,
जिससे आपको मान्यता मिलेगा, एएनएम का आपका लाइसेंस मिलेगा, वो नर्सेस का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस मिलेगा। वो कौन सा कॉलेज देगा? तो जिस कॉलेज के पास आपका एफिलिएशन एसएनआरसी स्टेट नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका एफिलिएशन रहेगा। स्टेट नर्सेस, फिर चाहे कोई भी बिहार स्टेट रहे, आपका हरियाणा बोर्ड रहे, छत्तीसगढ़ बोर्ड रहे, यूपी बोर्ड रहे, कोई भी बोर्ड से अगर आपका एसएनआरसी से कॉलेज को एफिलिएशन मिला हुआ है तो वो आपका है कि आपको वहां से आपको नर्सेस का लाइसेंस रजिस्टर हो जाएगा। ये चीज याद रखना है। और दूसरा, एज पर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल गाइडलाइन, तो ये दो चीज होता है, या तो आपका स्टेट बोर्ड से रहे तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के गाइडलाइन पे रहे, या फिर आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी एफिलिएशन रहे। तो दोनों चीज, अगर दोनों है तो भी अच्छा है, दोनों में से कोई एक है तो भी अच्छा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपका आईएनसी एफिलिएशन नहीं है तो वो कॉलेज, एसएनआरसी एफिलिएशन है तो वो कॉलेज से आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास आईएनसी एफिलिएशन नहीं है लेकिन आईएनसी का गाइडलाइन पे एसएनआरसी एफिलिएशन है तो उससे भी आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन, आपको ऐसा नर्सेस का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो अप्रूवल होना चाहिए आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से आपका हेल्थ डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिलना चाहिए कॉलेज को। तो ये चीज हम लोग जब भी कॉलेज का सिलेक्शन करना है तो ये चीज ध्यान में रखना है, पहला कि आपका हेल्थ डिपार्टमेंट से उसको अप्रूवल मिला है, और दूसरा उसका एफिलिएशन स्टेट नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल या फिर आईएनसी से, या फिर दोनों से एफिलिएशन है कॉलेज का, तभी जाके वो कॉलेज क्या है आपके लिए सुटेबल है, आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि एज क्राइटेरिया, कौन कितने उम्र के बच्चे इसमें आपका एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहला मिनिमम एज फॉर एडमिशन आपका 17 ईयर्स है, 17 साल। आपका ऐसे भी इंटरमीडिएट 10+2 17 से पहले किसी का खत्म नहीं होता है, तो 17 साल जैसे ही आप इंटर पास करेंगे आप एडमिशन ले सकते हैं, और इसका कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। 17 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, ठीक है, 40 रहे, 50 साल रहे, कितने भी रहे, सब कोई इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, इसका कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखा गया है। और आपका ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स टोटल कितने देर का है, तो 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल में आपका चैप्टर वाइज डिवाइड किया रहेगा, इसी में आपका इंटर्नशिप भी इंक्लूड रहता है, हर चीज इंक्लूड, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यही 2 साल में कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल बस 2 साल का ही कोर्स है, और आपका एज 17 साल रहना चाहिए, तो आपका 19 साल होते होते आपका एएनएम का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो 20-21 होते होते आपके हाथ में जॉब रहेगा एएनएम करने के बाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एडमिशन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। एनक्लोजर्स फॉर द एडमिशन, तो ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ दिख रहा है ये जरूरी नहीं है बस एएनएम का एडमिशन के लिए आपको चाहिए, आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लीजिएगा आपको हर कोर्स के लिए ये डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा, कहीं भी अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं किसी भी कोर्स में। तो फर्स्ट आपका होना चाहिए कि स्टूडेंट हैव कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली, तो जहां भी आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे आपको करेक्ट सारा चीज, नाम पता जो भी लिख रहे हैं, पापा का नाम, मदर्स नेम, आपका ये परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, हर चीज करेक्ट आपको रहना चाहिए। जो भी नाम लिख रहे हैं जैसा वो आधार कार्ड में आपका नाम है वैसा ही नाम आप फिल करोगे, स्पेलिंग भी गलत नहीं होना चाहिए। जैसा आपका 10th का 12th का सर्टिफिकेट पे जैसा आपका नाम रहेगा वैसा ही नाम आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्टली हर चीज फिलअप करेंगे। और दूसरा जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो पहला है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट में क्या ये होता है, तो ओरिजिनल 10th मार्कशीट, तो आपका जो 10th का मार्कशीट होता है, मैट्रिक का जो मार्कशीट हुआ उस पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है उसी को हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यूज करते हैं, उसके अलावा और कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है। ठीक है, आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट पे आपका जो लिखा हुआ रहेगा बर्थ डेट, आपका नाम, उसी को हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यूज किया जाता है, वही प्रूफ होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट का। सेकेंड आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th, तो 10th और 12th का आपका जितना भी पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, ये आपका मार्कशीट हो गया, उसके बाद फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सारा सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तो 10th और 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है, सीबीएसई का भी मिलता है पासिंग, एक मार्कशीट अलग होता है आपको और पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है। पासिंग सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि ये सब्जेक्ट में बच्चा पास किया है,
मार्कशीट में आपका दिखाएगा कि नंबर कितना सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है। तो ये दोनों चीज अलग अलग बोर्ड, कॉलेज, ये स्कूल जहां से भी आप करेंगे वो दोनों चीज देगा। तो बस बिहार बोर्ड में नहीं, सीबीएसई वालों भी देता है, सीबीएसई बोर्ड का भी आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, बस बिहार बोर्ड में ही पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान में रखना है। हाँ, बस किसको नहीं मिला है, तो जो जो बच्चे 2015 से 2017 के बीच में 10th या 12th पास किए हैं उनके पास नहीं होगा ये मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट का, उन लोग का मार्कशीट को ही पासिंग सर्टिफिकेट रखा गया है। लेकिन जो 17 के बाद 18, 19 उसके बाद के जो भी बच्चे पास आउट होंगे उनके पास पासिंग सर्टिफिकेट जरूर होगा। नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिजी लॉकर ऐप आता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सर्टिफिकेट। डिजी लॉकर ऐप आप डाउनलोड करिएगा, डिजी लॉकर ऐप पे अपना हर चीज, आधार कार्ड, ये सब हर चीज डालिएगा, वहां पे सर्च करिएगा तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट, हर डॉक्यूमेंट दे देगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से डिजी लॉकर ऐप लॉन्च किया गया है इसीलिए, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो बाद में। अब 2015 18 19 में पास किए, बाद में आपको कॉलेज दूर है, आप वहां से निकल चुके हैं, अगर आपके पास अभी आपको वो सर्टिफिकेट का जरूरत है तो वापस जाने में, कॉलेज जाने से अच्छा है आप ये ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। इसीलिए ये सुविधा दिया गया है बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका ये सारा आपका सर्टिफिकेट हो गया, नेक्स्ट इफ द 12th रिजल्ट्स आर नॉट डिक्लेयर्ड, अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं, आप एग्जाम दे चुके हैं लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो वैसे कंडीशन में आपको अपना एडमिट कार्ड का कॉपी सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज में। ठीक है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, गवर्नमेंट नहीं डिक्लेयर किया है, कॉलेज नहीं डिक्लेयर किया है, तो आप उस समय अपना एडमिट कार्ड का, जो भी एडमिट कार्ड होगा आपका एग्जाम का, उसका जेरोक्स कॉपी कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको रिजल्ट मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो हर कॉलेज, हर स्कूल अपना एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट देता है। जब भी बच्चा पास आउट होता है, निकलता है उस कॉलेज से, उस स्कूल से, तो एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है बच्चे को, ताकि दूसरा जब कॉलेज में एडमिशन ले तो उसको फिर दिक्कत नहीं हो। तो यही माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कॉलेज से, जो आपको फिर जब नेक्स्ट आप ये कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो आपको जरूरत पड़ेगा। और लास्ट फिर है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट मेनली एससी और एसटी के लिए, जो एससी और एसटी कास्ट के लोग हैं उन लोग के लिए आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना होता है। क्यों? क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट आपका क्या होता है, कॉलेज में जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ये सब जाइएगा तो उसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटी फीस में आपको कंसेशन मिलता है। जो शेड्यूल कास्ट के, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, एससी एसटी कास्ट के जो लोग होते हैं, उन लोग को थोड़ा कंसेशन मिलता है। जो यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस हुआ उसमें आपको कंसेशन मिलेगा, कम होता है, इसीलिए वो कास्ट सर्टिफिकेट खोजता है यूनिवर्सिटी। तो आपको ये सर्टिफिकेट का भी जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको स्कूल से टीसी मिलता है, टीसी बोलते हैं या फिर एसएलसी बोला जाता है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको जरूरत पड़ेगा जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाइएगा तब। और लास्ट आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। तो इतना डॉक्यूमेंट आपको जब भी कहीं भी एडमिशन लेने जाइए, कोई भी कोर्स में, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाइए, आपको इतना सर्टिफिकेट का जरूरत लगेगा ही लगेगा। तो ये सारा चीज था आपका एडमिशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग एएनएम का बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उसका कोर्स करिकुलम, उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। जैसे बताएं 2 साल का कोर्स है, तो अब 2 साल में हम लोग को क्या क्या, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो चीज हम लोग देखते हैं कोर्स करिकुलम में। तो फर्स्ट ईयर में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रहता है। ठीक है, जब भी एएनएम पढ़िएगा फर्स्ट ईयर में आपका टोटल 4 सब्जेक्ट है। पहला है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको क्या पढ़ना है, मेनली जो आप लोग विलेज विजिट करते हैं तो वहां पे जो भी डिजीज कंडीशन फैला हुआ है, जो भी बीमारी हो रहा है, लोगों को जो परेशानी हो रहा है, उससे कैसे उन लोग को बाहर निकालना है, कैसे उन लोग का ट्रीटमेंट करना है, ये चीज हर चीज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, ये चीज पढ़ा जाता है। दूसरा है आपका हेल्थ प्रमोशन या फिर स्वास्थ्य संवर्धन। हेल्थ प्रमोशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हर चीज, हर छोटा छोटा बीमारी, ठीक है, हर फर्स्ट एड, जैसे फर्स्ट एड ये सब हो गया, आप लोग प्राथमिक उपचार जिसको बोलते हैं, फर्स्ट एड, ये सब चीज हम लोग हेल्थ प्रमोशन में पढ़ते हैं। कैसे कोई भी डिजीज को पहचाना है, फर्स्ट एड,
कोई भी चीज हुआ है, कोई पेशेंट बेहोश हो गया है तो क्या फर्स्ट एड देंगे, किसी का हाथ टूट गया है तो फर्स्ट एड क्या दिया जाता है, किसी को सांप काटा है तो हम लोग प्राथमिक उपचार में क्या करते हैं, ये सारा चीज हम लोग को पढ़ाया जाएगा हेल्थ प्रमोशन में। तीसरा सब्जेक्ट है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग 1। प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग 1 या फिर इसको बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नर्सिंग। तो जैसे जो हेल्थ केयर में हम लोग पढ़ रहे थे उसी का दूसरा ये आपका सेक्शन है प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग। तो इसमें हम लोग प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, तो बीमारी से कैसे बचना है वो चीज हम लोग देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में। प्लस हेल्थ एजुकेशन, आपका हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, टीचिंग दिया जाता है जाके कि कैसे आप लोग को हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है, गांव में जाके बताया जाता है, आपका गांव गांव जाके जो दवाई दिया जाता है, ये हर चीज आपका प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग में आता है इस सब्जेक्ट में। और लास्ट है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या फिर बाल स्वास्थ्य नर्सिंग। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मेनली आपका बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, जब से जन्म लिया है बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी से लेके जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता है, एडोलेसेंस पीरियड तक, 17 साल तक, उतना तक में आपका जो भी आएगा वो सारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आता है। आपका न्यू बॉर्न बेबी से लेके 17 साल तक एडोलेसेंस एज तक का, ठीक है। तो बच्चों में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, न्यूमोनिया कैसे फैलता है, कैसे बचाते हैं, हर चीज, वो सब चीज हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, दूध पिलाना है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाना है, बच्चों को कैसे, कोई बच्चा जन्म ये समय से पहले जन्म ले लिया है तो फिर उसको कैसे हम लोग देखभाल करते हैं, कैसे उसका पोषण होता है, वो हर चीज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। तो ये है आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अगर एएनएम में हम लोग एडमिशन लिए हैं तो फर्स्ट ईयर में हम लोग को ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रहता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड ईयर में हम लोग को क्या पढ़ना है। बस 2 साल का ही कोर्स है, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़े, सेकेंड ईयर में हम लोग को 2 सब्जेक्ट ही बस पढ़ना होता है। और उसके बाद फिर आपका इंटर्नशिप पीरियड आता है। तो इंटर्नशिप पीरियड आपका 6 मंथ का हो गया और बाकी का 6 मंथ आपका थ्योरी का होता है। तो इंटर्नशिप में मतलब आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, कोई भी हॉस्पिटल में जहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, फैसिलिटी अच्छा है, सीखने के लिए अच्छा चीज मिल रहा है, वहां पे आपको प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाता है। इंटर्नशिप 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है आपका, और बाकी का 6 मंथ में आपको कोर्स करिकुलम कंप्लीट करवाया जाएगा, थ्योरी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो फर्स्ट है आपका सेकेंड ईयर में मिडवाइफरी। मिडवाइफरी मतलब बताए जो दाई का काम करती है, जैसे डिलीवरी में जो हेल्प करवा रहा है, तो मिडवाइफरी उसी को हम लोग मिडवाइफरी कह रहे हैं। तो जो डिलीवरी आपका होम डिलीवरी हो रहा है, घर पे डिलीवरी हो रहा है, तो उसमें भी हेल्प करवाएगा। प्लस अगर आपका हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रहा है, सेंटर पे डिलीवरी हो रहा है, तो उसमें भी जो हेल्प करवाता है वो वही चीज हम लोग को पढ़ना है मिडवाइफरी में। कैसे चेकअप करना है, बच्चे का कंडीशन कैसे चेक करेंगे, उसका हार्ट बीट कैसे सुनेंगे, मदर को क्या डाइट देंगे, कौन सा दवा दिया जाता है, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम का टैबलेट ऊपर से पड़ता है मदर को जब प्रेग्नेंट होती है, तो वो सारा चीज हम लोग मिडवाइफरी में, डिलीवरी का प्रोसेस कैसे होता है, बच्चे का सर्च से कैसे नॉर्मल डिलीवरी होता है, कैसे आपका सिजेरियन ऑपरेशन वाला डिलीवरी होता है, तो वो हर चीज हम लोग मिडवाइफरी में पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट है आपका हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, मतलब स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन। तो हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में आपको पढ़ाया जाता है कि आप कहीं भी अगर वार्ड मैनेज कर रहे हो तो कैसे आप वार्ड को मैनेज कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपको एक वार्ड दे दिया गया, जैसे वार्ड इंचार्ज होता है उसी तरह आपको वार्ड मैनेज करने के लिए दिया गया है। तो कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे आपके अंडर जो बाकी नर्सेस काम कर रहे हैं उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करिएगा, कैसे किसको काम, कौन सा काम किस इंसान को देना है, ये सारा चीज आपको हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। तो ये आपका 2 साल का टोटल करिकुलम होता है। फर्स्ट ईयर में आपको 4 सब्जेक्ट और सेकेंड ईयर में बस 2 सब्जेक्ट प्लस इंटर्नशिप आपका प्रैक्टिकल पार्ट आएगा। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में आपका लैब चलता है, कॉलेज में आपको लैब प्रैक्टिकल आवर कुछ कुछ दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो इंटर्नशिप का फेज होता है उसमें आपका 6 मंथ सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, उसमें कोई भी आपका थ्योरी नहीं होगा। तो 6 मंथ बस आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये चीज है आपका एएनएम का सिलेबस। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर एएनएम में हम एडमिशन ले रहे हैं तो कितना फीस लगेगा। सबसे कॉमन चीज है कि कितना फीस लगता है, ये चीज सबको पता नहीं होता है। तो फीस की वजह से भी बहुत कोई एडमिशन नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एएनएम का फीस आपका ज्यादा नहीं है, बस कितना है 1,65,000। उससे ज्यादा आपको कोई भी कॉलेज वाला इससे ज्यादा आपको फीस नहीं ले सकता है, जो भी एएनएम करवा रहा है वो।
तो आपको ये चीज याद रखना है कि एएनएम के लिए आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। जो जीएनएम जैसे 3 साल के कोर्स हो गए या 3 साल से ऊपर के जो कोर्स होते हैं उसमें आपका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देता है लोन, लेकिन अगर 3 साल से नीचे का जो कोर्स है, 2 साल के जो कोर्स होंगे उसमें आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन नहीं देगा। तो एएनएम के जो कोर्स होते हैं उसमें हम लोग को डीआरसीसी से लोन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज तो, और अब फीस कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो फीस आपका एडमिशन फीस बस फर्स्ट ईयर में लगता है जब आप एडमिशन लीजिएगा, उसके बाद फिर वो नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर में आपका ज्यादा से ज्यादा 25,000, उससे ज्यादा आपको एडमिशन फीस नहीं लगेगा। फिर आपका ट्यूशन फीस जो कॉलेज का फीस होगा वो आपका 60,000 करके 2 साल में 2 इंस्टॉलमेंट में दोनों साल देना होगा। क्लिनिकल फीस फिर आपका जो हॉस्पिटल ड्यूटी प्रैक्टिकल के लिए लिया जाएगा वो आपका 7,500 रुपया होगा, टोटल 15,000। उसके बाद आपका लाइब्रेरी चार्ज या फिर ये मेंटेनेंस चार्ज जो भी कॉलेज लेता है वो ज्यादा से ज्यादा 2,500 लेगा, उससे ज्यादा नहीं लिया जाता है एएनएम के कोर्स में। और ये आपका एग्जाम और रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी कितना ले रहा है, तो वो आपका जैसा यूनिवर्सिटी होगा उसके अकॉर्डिंग फीस वैरी करता है। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एग्जाम फीस होता है, अपना अपना रजिस्ट्रेशन फीस होता है, तो वो चीज आपका वैरी करेगा, एग्जाम फीस और रजिस्ट्रेशन फीस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। और बाकी जो आपका अगर कॉलेज कोई फीस ले रहा है तो आपका टोटल 1,65,000 होगा, उससे ज्यादा कहीं भी आपको एएनएम का कोर्स नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर ये आपका जाएगा तो 2 लाख तक जाएगा, उससे ज्यादा एएनएम का फीस नहीं है इंडिया में। इंडिया में बस इतना ही फीस होता है एएनएम का सिलेबस के लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका स्कोप। अगर अब हम एएनएम कर चुके हैं, एएनएम करने के बाद अब हम क्या करें, तो एएनएम करने के बाद एक तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा है कि आप आगे पढ़ भी सकते हैं। दोनों स्कोप है आपके पास। अगर आपको पढ़ाई करना है तो उसके एएनएम करने के बाद आप जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं, जनरल नर्स मिडवाइफरी। और इसके बाद अगर इसके बाद भी अगर आपको पढ़ना है तो फिर आता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये चीज आप कर सकते हैं। तो ये अगर आपको पढ़ाई में जाना है, पढ़ाई में रुचि ज्यादा है कि नहीं एएनएम के बाद हम अभी और डिग्री लेना चाहते हैं, तो ये आपका डिग्री हो गया जीएनएम और फिर पोस्ट बेसिक। एएनएम और जीएनएम आपका क्या है, डिप्लोमा डिग्री हो गया। वही पोस्ट बेसिक जाइएगा तो आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पढ़ाई के लिए हो गया। लेकिन अगर आप एएनएम के बाद फैमिली सपोर्ट करना चाहते हैं, फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, हमको जॉब करना है, तो वो चीज भी आपके पास अवेलेबल है एएनएम के पास। तो एएनएम के बाद आपको सबसे पहला बीटीएससी, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। तो सिर्फ बिहार का नहीं, हर स्टेट का अपना अपना कमीशन होता है जो कि वैकेंसी निकालता है हर चीज में। तो स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी निकलता है, जो आपको मेडिकल में नर्सिंग में वैकेंसी निकलेगा, वो पहला है आपका ग्रेड ए स्टाफ नर्स का वैकेंसी आता है, एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए आता है, ठीक है। तो उसका सैलरी जो होगा आपका 40,000 स्टार्टिंग होता है, 40,000 से लेके 1,20,000, ये आपका स्टार्टिंग सैलरी है अगर आपका ग्रेड ए स्टाफ नर्स में हुआ है जॉब तब। दूसरा आपका आशा जो विलेज में जो काम करती हैं आशा लोग, विलेज लेवल फीमेल हेल्थ वर्कर जिन्हें हम लोग बोलते हैं, तो उनका जब आपका जॉब होता है तो उसका सैलरी आपको 28,000 से 65,000 आपका सैलरी होगा, स्टार्टिंग 28,000। इससे कम सैलरी आपको नहीं मिलेगा। ग्रेड ए स्टाफ नर्स में 40,000 से कम सैलरी आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज है आपका, अगर एएनएम करने के बाद अगर आप जॉब ले रहे हैं, जॉब चुन रहे हैं, तो ये आपका सैलरी रेंज है। प्लस ये आपका डिग्री है, कौन सा ये डिपार्टमेंट कौन सा चीज पे हमको जॉब लग रहा है। तो ये आपका हो गया ग्रेड ए स्टाफ नर्स और दूसरा है आशा। तीसरा अगर आप बस स्टाफ नर्स, ठीक है, सिर्फ स्टाफ नर्स में अगर हम लोग जॉब ले रहे हैं तो स्टाफ नर्स बस गवर्नमेंट के लिए नहीं, आपका प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी। अगर आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वहां जो आपका स्टाफ नर्स का सैलरी होगा आपका 25,000 से 42,000 तक आपका रेंज होता है। स्टार्टिंग 25,000 सैलरी आपको हाथ में मिलेगा। ये आपका स्टाफ नर्स का सैलरी का ये रेंज है। ये आपका प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों जॉब के लिए है, बस प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं। स्टाफ नर्स अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप काम कर रहे हैं तो आपका सैलरी 25,000 होगा। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका सैलरी भी बढ़ते जाएगा।
1 साल का एक्सपीरियंस हुआ, सैलरी बढ़ेगा, 1-2% बढ़ता है सैलरी। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, फिर 2% सैलरी बढ़ेगा। फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, फिर 3-4% सैलरी बढ़ेगा। तो वैसे आपका सैलरी हर ईयर के साथ इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रेलवे स्टाफ नर्स। अगर आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, रेलवे का स्टाफ नर्स का वैकेंसी है, तो उसका सैलरी भी आपका जैसा ग्रेड ए स्टाफ नर्स का था 40,000 से 1,20,000 के रेंज में। ये आपका लेवल 7 ग्रेड पे आता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से निकला है, लेवल 7 ग्रेड पे में है आपका। तो स्टाफ नर्स नर्सिंग का जो सैलरी है आपका लेवल 7 ग्रेड पे है, जो कि 40,000 से 1,20,000 तक का होता है। नेक्स्ट, अगर हम मिलिट्री या आर्मी जूनियर नर्स में जाते हैं, मिलिट्री नर्सिंग में हम अगर जाना चाहते हैं, आर्मी में सेवा करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका नर्स का वैकेंसी निकलता है। और मिलिट्री नर्सेस के लिए आपका 28,000 से 90,000 आपका सैलरी मिलता है एएनएम वालों को। मिलिट्री नर्सिंग में एक चीज और है कि जिसके फैमिली में जो लोग पहले से मिलिट्री में हो या फिर कोई शहीद हुए हैं वैसा लोग, तो उन लोग को अलग से कंसेशन दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। तो वैसे लोग अगर कोई होंगे जो एएनएम किए हैं और उनके फैमिली में पहले से कोई आर्मी में काम कर रहे हैं या कोई शहीद हुए हैं, कोई रिटायर हुए हैं, तो उनके लिए आपका पहले से वहां पे जॉब के लिए रिजर्वेशन मिलता है। वैसे लोगों को पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, उन लोग को पहले उस जॉब में रखा जाता है। तो ये चीज भी वहां पे हमें फायदा होता है। तो ये इतना आपका है स्कोप। अगर आप एएनएम किए हैं उसके बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब में आपका क्या क्या स्कोप आएगा। लेकिन ये चीज है कि आपका जितना भी एग्जाम होगा वो सारा जो सिलेक्शन होगा रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू बेसिस पे होता है, ये चीज याद रखना है। बिना रिटेन एग्जाम या इंटरव्यू के आपका कहीं भी डायरेक्ट जॉब कभी नहीं होगा। अगर रिटेन एग्जाम नहीं है तो आपका इंटरव्यू जरूर होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 2 चीज होता है। तो रिटेन एग्जाम आपका लेगा, रिटेन एग्जाम पास किए तो फिर आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, आप फिजिकली फिट है या नहीं है, वो चीज आपका लिया जाता है। तो ये है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। तो इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चेक करेगा, तो आपका हर चीज 10th का डॉक्यूमेंट जो था, 12th का डॉक्यूमेंट था, कॉलेज पास होने के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट मिला है, ये आपको स्टेट के तरफ से जो रजिस्ट्रेशन का काउंसिल का कार्ड मिला है, बीएनआरसी स्टेट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, वो हर चीज चेक करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो वो हर चीज आपको कॉलेज से प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब भी आप कॉलेज पास आउट करेंगे तो, और उसी के बेसिस पे फिर आपका सिलेक्शन लिया जाता है। तो ये सारा आपका जॉब के लिए है कि अगर आपको जॉब कर रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप होगा। तो ये चीज आज हम लोग देखें एएनएम के सिलेबस के बारे में। फिर हम लोग बाद में देखेंगे जीएनएम के सिलेबस के बारे में। आज हमने एएनएम का एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या था, फिर हम जीएनएम के बारे में देखेंगे, उसके बाद बीएससी के बारे में देखेंगे। तो ये चीज याद रखना है, ये सब आपका डिप्लोमा डिग्री, और एएनएम सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लड़की लोग जहाँ पढ़ते नहीं है, पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वो लोग भी ये कोर्स कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एएनएम के लिए आपको रेगुलर कोर्स करना जरूरी है, ये भी आपका डिस्टेंस कोर्स होता है। तो आप कहीं मतलब अगर आप कॉलेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, या फिर बाद में आपका डिस्टेंस कोर्स में भी आपका एएनएम करवाया जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये था आज का हम लोग का वीडियो जो कि बता रहे थे हम लोग एएनएम के बारे में।